हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाना है ईथर्स क्या होते हैं, उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इनकी नेमिंग कैसे होती है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है और इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन और केमिकल रिएक्शंस। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि इस पूरे टॉपिक को आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। सो लेट अस बिगिन विद द नेम ऑफ गॉड। सबसे पहले कि ईथर्स क्या हैं। Ethers are organic compounds and they belong to a class of organic compounds that contain an ether group. The functional group is the bivalent oxygen atom connected or bonded to two alkyl groups or aryl groups. यानी ये bivalent oxygen जो कि अल्कोहल्स में भी मौजूद है, वाटर मॉलिक्यूल में भी मौजूद है, और यहाँ पर ये बाईवैलेंट यानी दो वैलेंसियाँ रखने वाला ऑक्सीजन एटम दोनों तरफ से बॉन्डेड है एल्काइल ग्रुप से। ये एल्काइल ग्रुप्स एलिफैटिक भी हो सकते हैं यानी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, और एरोमेटिक यानी बेंजीन ग्रुप पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ कि दे हैव द जनरल फार्मूला ROR। अब अगर आपने ये ROR ही समझ लिया ना तो इस पूरी क्लास के बारे में आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी कि आप कैसे इनको इंट्रोड्यूस करें। सो ईथर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच बाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम्स विच कैन बी एलिफैटिक और एरोमेटिक। नाउ वी कम ऑन क्लासिफिकेशन। अब ये जो दो R ग्रुप्स इस ऑक्सीजन पर लगे हैं ना, इन दोनों को देखते हुए हमने इनको एज सिमेट्रिकल ईथर समझना है या फिर मिक्स्ड यानी अनसिमेट्रिकल ईथर। सो पहले तो ये वर्ड सिमेट्रिकल समझे ना। इस सिमेट्रिकल का मतलब है एक जैसे, सेम साइड्स, और अगर इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप लगा है तो फिर ये ईथर्स हो गए सिंपल ईथर्स यानी सिमेट्रिकल ईथर्स, जैसे कि डाई मीथाइल ईथर। अब इसको आसानी से यहाँ पर अलग से ड्रॉ करती हूँ, CH3OCH3। सो सेम एल्काइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू दिस ऑक्सीजन, तो फिर ये हो गया सिंपल ईथर यानी सिमेट्रिकल ईथर, या फिर C2H5, दिस इज इथाइल ग्रुप एंड अनदर इथाइल ग्रुप, तो फिर ये बन गया एक और सिमेट्रिकल ईथर यानी सिंपल ईथर। इसके बरक्स अनसिमेट्रिकल ईथर वो हैं जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स होंगे, जैसे कि इथाइल मीथाइल ईथर। सो एक तरफ ऑक्सीजन के ये मीथाइल ग्रुप लगा है और दूसरी तरफ दो कार्बन रखने वाला इथाइल ग्रुप लगा है। सो इस हिसाब से ये हो गया मिक्स्ड यानी अनसिमेट्रिकल ईथर। सो अगर आपसे क्लासिफिकेशन के हवाले से कोई सवाल आता है तो फिर आपने एक एक एग्जाम्पल दोनों की याद करनी है और इसी तरह आसान अल्फाज में इसको डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट वी कम ऑन नेमिंग। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम रखना इतना आसान नहीं है। पहले हम देखेंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप है एक बाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम, यानी ईथर्स के जो नेम्स है ना वो इस पे अप्लाई होंगे। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग इस पे रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो नाम पॉसिबली लिखे जा सकते हैं। एक होते हैं उनके कॉमन नेम्स जो कि किसी ख़ास स्ट्रक्चर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, और कॉमन नेम्स लिखते वक्त हम किसी रूल को फॉलो नहीं करते। और दूसरा उसका सिस्टमैटिक नेम यानी IUPAC नेम होता है जो कि सिस्टमैटिक होते हैं, एज़ पर रूल्स लिखे जाते हैं। सो फर्स्ट वी सी जो कॉमन नेम्स ऑफ एल्केन्स हैं वो हम ईथर्स हैं वो कैसे लिख सकते हैं। कॉमन नेम्स ऑफ ईथर लिखने के लिए पहले हम लिखते हैं एल्काइल ग्रुप का नाम। एल्काइल ग्रुप का नाम लिखकर पूरा वर्ड ऑफ द होमोलोगस सीरीज ईथर लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 ग्रुप है, ऑक्सीजन देन CH3, तो यहाँ पर हमारे पास एक मीथाइल और दूसरा मीथाइल, तो हमने दो मीथाइल है ना, तो उसके लिए हमने वर्ड प्रीफिक्स यूज़ किया डाई, और हम नाम लिखेंगे डाई मीथाइल ईथर। ये सबसे स्मॉलेस्ट ईथर है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम
अगर हमारे पास एक ग्रुप है मीथाइल और दूसरा ग्रुप है इथाइल, तो अब आप देखो कि ऑक्सीजन की एक तरफ मौजूद है मीथाइल जिसमें सिर्फ एक कार्बन है और दूसरी तरफ है मौजूद इथाइल जिसमें 2 कार्बन है। तो नाम लिखते वक्त आप छोटा वाला ग्रुप यानी मीथाइल वाला पहले लिखोगे और उसके बाद आएगा ई से शुरू होने वाला इथाइल ग्रुप। सो कॉमन नेम मीथाइल, इथाइल, देन द होल वर्ड ईथर। इसी तरह इस ईथर का नाम लिखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये कौन सा ईथर है ये बताएं, मिक्स और सिंपल। Yes, this is the simple ether, symmetrical ether, because both of the sides ethyl group is present. So again the name is di, prefix इस्तेमाल किया क्योंकि एक ही जैसा ग्रुप 2 बार आ रहा है। तो आपने क्या कहना है, डाई कौन सा एल्काइल है, इथाइल, नाम आया ईथर। So the IUPAC this common name goes diethyl ether। अच्छा जी, अब एक और बड़ा बल्कि ग्रुप, ये ग्रुप का नाम क्या है, दिस इज 4 कार्बन बेयरिंग एल्काइल ग्रुप यानी ब्यूटाइल। और एज दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी कार्बन से अटैच्ड है ऑक्सीजन, सो इसका नाम आया टर्शरी ब्यूटाइल। द अदर साइड स्मॉलेस्ट मीथाइल, तो पहले नाम आएगा मीथाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, ईथर। Why this is ether? Because this oxygen is linking two alkyl groups। अब हमारे पास एक और सिमेट्रिकल ईथर आया जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप्स हैं, तो एक नाम डाई फिनाइल ईथर। ओके, अब ये तो थे कॉमन नेम्स। अब जब हम IUPAC नेम्स लिखते हैं ना, तो फिर उसके लिए हम रूल्स फॉलो करते हैं, और रूल्स भी कौन से होते हैं, रूल्स ऑफ एल्केन्स। आपको याद है जब हम एल्केन्स की नॉमेनक्लेचर पढ़ते थे तो हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करते थे। यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कौन सा पेरेंट एल्केन कंटेन द लॉन्गेस्ट चेन, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमें वो पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होंगे। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक ऐसा ईथर स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जैसे कि ये है मीथाइल और ये भी मीथाइल, तो दोनों से मीथेन ही बनेगी। तो आप क्या करेंगे, आप एक ऑक्सीजन को मीथाइल के साथ मिलाकर मीथॉक्सी बना लेंगे। जैसे कि जनरल नेम मैं आपको पहले बताऊं, आर इज एल्काइल, ओ के साथ जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कॉक्सी। ये मैंने आपको मुश्किल करके नहीं पढ़ाया, ये मैंने आपको जनरल करके पढ़ाया। अगर आपको जनरल नेमिंग आ जाती है ना, तो उसके तमाम एग्जाम्पल्स को फिर मेमोराइज़ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। समझो ये कोई टिप दे रही हूँ मैं आपको। तो आपने मीथाइल के साथ ऑक्सीजन लगाया तो नाम क्या हो गया, नाम हो गया मीथाइल प्लस ऑक्सी, तो नाम क्या बन गया, नाम बन गया मीथॉक्सी। सो ये मीथॉक्सी किस एल्केन पर लगी है, ये मीथॉक्सी मीथेन हो गया, राइट। सो द IUPAC नेम गोज मीथॉक्सी मीथेन। इसी तरह इस स्ट्रक्चर के लिए यू हैव वन साइड इथॉक्सी ग्रुप attached on ethane, 2 carbon alkane is called as ethane, so the IUPAC name goes ethoxy ethane. This is how we write it. Okay, now for this you have one side methyl 1 carbon, the other side 2 carbon। तो ये तो mixed ether है ना, अनसिमेट्रिकल ईथर है। इसमें आपने लॉन्ग चेन्स ढूंढी जो कि आपको 2 कार्बन वाली मिली, तो 2 कार्बन वाली एल्केन का नाम ईथेन होता है, और इस ईथेन पर ये आपका ग्रुप लगा है मीथॉक्सी। सो IUPAC नेम गोज मीथॉक्सी ईथेन। सिमिलरली जब आप इस कंपाउंड में जिसमें एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है और दूसरी तरफ मीथेन लगा है, मिथाइल का ग्रुप लगा है, तो आपने ये लॉन्ग चेन सिलेक्ट की, दिस वन। अब इस प्रोपेन पर कार्बन नंबर 1 ये है, समझ लेना इसको, कार्बन नंबर 2 ये है और कार्बन नंबर 3 ये है, राइट। सो इस 3 कार्बन वाली चेन प्रोपेन पर कार्बन नंबर 2 पर लगा है मीथाइल और कार्बन नंबर 2 पे ही लगा है मीथॉक्सी। सो द नेम गोज 2
हाइफिन मीथॉक्सी, ये कार्बन नंबर 2 जिस पर लगा है मीथॉक्सी, राइट। 2 हाइफिन मीथॉक्सी हाइफिन 2 हाइफिन मिथाइल, सो दिस इज मिथाइल प्रोपेन। अब ये नाम आपको ईथर से अगर ये नाम लिखने आए, यानी स्ट्रक्चर से नाम लिखने आए, तो आपके लिए ये मुश्किल हो रहा है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि नाम देखें और नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो क्या ये पॉसिबल है? चलें प्रैक्टिस करते हैं। सो मेरे सामने ये नाम है 2 मीथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले तो मैंने प्रोपेन ड्रॉ करना है, यानी 1 2 3, राइट। अब इस प्रोपेन पर 2 पर लगा है मीथॉक्सी, तो 1 2 पे मैंने लगा दिया OCH3, राइट। और 2 ही पे लगा है मिथाइल, तो इसी कार्बन पर 2 कार्बन पर मैंने लगा दिया मिथाइल। आखिर में हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर लें, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। सो अब मेरा पूरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया, वही स्ट्रक्चर बना है, तो तसल्ली हो गई कि आपको स्ट्रक्चर से नाम लिखना और नाम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, डाईफिनाइल ईथर, ये तो कॉमन नेम था ना। अब इसका जो आईयूपैक नेम है वो आपने बेंजीन से रिलेटेड लिखना है, यानी एक ऑक्सीजन और एक फिनाइल ग्रुप को मिला लिया और ये बन गया फिनॉक्सी। So this phenoxy group is attached on benzene. So the IUPAC name goes phenoxybenzene. चलें जी, नेमिंग को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करते हैं। नॉमेनक्लेचर में याद रहे कि जब आप कॉमन नेम लिख रहे हैं तो आपने एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, और एल्काइल ग्रुप के बाद आपने फ़ौरन क्या लिखना है? आपने फ़ौरन लिखना है ईथर, पूरा वर्ड ईथर, राइट। सो ये तमाम वही स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। सो इनको तो कम से कम आपने बाय हार्ट समझ लेना है। सो डाई मीथाइल ईथर, मीथाइल इथाइल ईथर। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि छोटे वाले एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखा है और बल्कि ग्रुप का नाम बाद में। इसी चीज़ को यहाँ पर भी देख लो, इथाइल मीन्स 2 कार्बन एल्काइल एंड प्रोपाइल मीन्स 3 कार्बन। सो जब हम कॉमन नेम लिख रहे होते हैं ना, तो एल्काइल का नाम पहले लिखते हैं, स्मॉलर एल्काइल का नाम हम पहले लिखते हैं। आईयूपैक नेम में हम जो एल्केन लिख रहे होते हैं ना, एल्केन वो लॉन्गेस्ट कार्बन वाली होनी चाहिए। एंड दिस मीथॉक्सी मीन्स दिस स्मॉलर एल्काइल इज अटैच टू ऑक्सीजन। सो इनके स्ट्रक्चर्स देखें, उनके नाम समझें, इनके नाम समझें और उनसे दोबारा उन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें। हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं और कवर करते हैं प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। अच्छा, अब प्रेपरेशन ऑफ ईथर अल्फाज में आप इसको लिख सकते हैं, मगर जो चीज़ समझना मुश्किल है और जो चीज़ याद करना मुश्किल है और एग्ज़ाम में जिसके मार्क्स मिलने हैं वो है इसकी केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर क्या है? सॉल्वेंट्स हैं, बड़े वैल्यूएबल सॉल्वेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस में, उनके प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा है। तो इनकी अहमियत की वजह से वो मेथड जिससे ये बना रहे हैं हम, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और वो है विलियमसन्स सिंथेसिस। ये साइंटिस्ट के नाम पर है। अब इसमें हो क्या रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड, दैट इज़ एल्कोहल. Alcohol is reacted with sodium metal to give sodium ethoxide and hydrogen gas is released. So यहाँ पर ये जो सोडियम इथॉक्साइड बना है ना, ये बनाकर हम दोबारा रिएक्ट करवाते हैं इस इथाइल ब्रोमाइड से। अब जल्दी से आपको वो पॉजिटिव नेगेटिव केमिस्ट्री अगर आती है तो आपके लिए रिएक्शन समझना आसान होगा, एज दिस इज़ अ सॉल्ट हैविंग plus minus chemistry in it, and this bromine is negative and this alkyl is positive, so this negative will go for this positive, हमारा ईथर बन गया और ये सोडियम ब्रोमीन के साथ मिलके सोडियम ब्रोमाइड बनाएगा। ये जो ईथर बना है इसका नाम क्या है? डाई इथाइल ईथर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट. द नेक्स्ट मेथड, एल्काइल हैलाइड्स when heated with silver oxide. ये अपनी नौयत का बड़ा यूनिक रिएक्शन है जिसमें आपका एक ऑक्साइड यूज़ हो रहा है और ये है सिल्वर ऑक्साइड. सिल्वर ऑक्साइड अगेन पॉजिटिव नेगेटिव केमिस्ट्री इज़ यूज्ड हियर. सो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अपने दोनों तरफ इथाइल ग्रुप को अटैच कर लेता है और सिल्वर ब्रोमाइड इज़ द बाय प्रोडक्ट.
अब ईथर्स का बनना, अगर आपको ये सवाल आता है कि प्रिपेयर ईथर, तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड लिख सकते हैं। और अगर आपसे स्पेशली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द विलियमसन मेथड, तो आपने पहला वाला मेथड लिखना है। और अगर पूछते हैं कि हाउ यू कैन प्रिपेयर ईथर यूजिंग सिल्वर ऑक्साइड, तो फिर आपने ये सेकेंड वाला मेथड यूज़ करना है। इनकी इक्वेशंस ही इनका असल जवाब है। अगर आप वर्ड्स में नहीं भी लिखते हैं और इक्वेशन पूरी लिख देते हैं विद राइटिंग द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तब भी आपका जवाब कंप्लीट ही समझा जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि ईथर्स हैं क्या, ये नज़र कैसे आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो ईथर्स हैं बड़े ही इम्पॉर्टेंट वॉलेटाइल लिक्विड्स। दे आर वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड हाईली इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मतलब दे कैच फायर, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। आपने देखा ना, पेट्रोल जल्दी से आग पकड़ लेता है, केरोसिन, ऑयल। तो ये नेचर जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है, क्योंकि इनके नॉर्मली लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और इनकी नेचर होती है कि वो जलते हैं ऑक्सीजन के साथ और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। सो इस पावर को, इस ताकत को हम इनफ्लेमेबिलिटी कहते हैं। सो ईथर्स भी हैं फ्लेमेबल। दे आर स्लाइटली सॉलेबल इन वाटर बट फ्रीली सॉलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये पानी में क्यों कम डिज़ोल्व होते हैं, इसकी वजह है जो कि पूछी भी जाती है, इसलिए अलग से मैंने लिखा है कि ईथर मॉलिक्यूल्स डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वन अनदर बट दे शो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसी वजह से वो पानी में इतना ज़्यादा सॉलेबल नहीं है। दूसरी बात जो बड़ी कॉमन है वो ये है कि ईथर्स का जो ये ऑक्सीजन होता है ना, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, जैसे कि ये वाटर मॉलिक्यूल आया है और इसके साथ किसी किस्म की वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रख पा रहा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इतनी जल्दी सॉलेबल क्यों हो रहे हैं इतना विलिंगली, क्योंकि ये खुद नॉन पोलर होते हैं, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी नॉन पोलर होते हैं, तो आराम से वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, यानी सॉलेबल हो जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पे, केमिकल रिएक्टिविटी के लिए एक फंक्शनल ग्रुप चाहिए, तो ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप बड़ा ही इनर्ट है, इसी वजह से ये इनर्ट सब्सटेंसेस कहलाते हैं। जैसे आपको याद है ना, नोबल गैसेस के बारे में हमेशा कहा जाता है कि नोबल गैसेस आर इनर्ट, केमिकली इनर्ट, क्योंकि वो रिएक्शन शो नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह ईथर्स भी रिएक्शन शो नहीं करते, ये रिएक्शन नहीं देते एल्कलीज के साथ, अमोनिया के साथ, dilute acids और metallic sodiums, they have no reaction। यानी ईथर्स का जब भी कभी रिएक्शन करवाया गया एसिड्स के साथ, कोई रिएक्शन नहीं आया। एल्कलीज के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं बना, सोडियम मेटल के साथ नो प्रोडक्शन, अमोनिया के साथ कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होता। इसका मतलब, और साथ इसके भी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स का भी उन पर कोई खातर असर नहीं होता, यानी वो केमिकली बड़े स्टेबल हैं। दो रिएक्शन सिर्फ आपके कोर्स में दिए गए हैं, वो हम यहाँ कवर करेंगे। पहला रिएक्शन के ईथर्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और अल्कोहल रिलीज़ कर देते हैं। अब हो क्या रहा है, देखिए दो स्टेप में लिखने की वजह यह है कि पहले स्टेप में जो एक आयन बनाना वो आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ डाईइथाइल ईथर, यू सी डाईइथाइल ईथर इज़ रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, एक एसिड है, राइट। नाउ दिस इज़ डाईइथाइल ईथर रिएक्टिंग विद एन एसिड। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ना, ये पहले दो वैलेंसी कंडीशन में था, दो बॉन्ड्स बनाए हुए थे इसने। अब यहाँ से इसने प्रोटॉन भी ले लिया है, सो यहाँ पर एक डेटिव बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ, और इस ऑक्सीजन पर तीन वैलेंसियाँ बनाने की वजह से पॉजिटिव आयन आ गया, और इसको हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन में दो वैलेंसीज पुरानी थी, दो एल्काइल ग्रुप पुराने थे, और तीसरा प्रोटॉन आ गया, और साथ ही साथ ये आयोडाइड रिलीज हो गया। अब ऑक्सोनियम आयन क्या है, व्हेन ऑक्सीजन इज ट्रिपली बॉन्डेड,
becomes trivalent, it is positively ionized, and this species is called as oxonium ion. ये वहाँ बनती है जहाँ जहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में मौजूद होता है, जैसे वाटर में भी बनता है हाइड्रोनियम आयन, एल्कोहल्स में भी बन जाता है, ईथर्स में भी बन जाता है, और ये अनस्टेबल होता है तो फ़ौरन आयोडीन जाकर इसको तोड़ देता है यहाँ से, और एक इथाइल चला जाता है आयोडीन के साथ और इथाइल अल्कोहल रिलीज हो जाता है। ठीक है, 2 स्टेप में याद करें, एक स्टेप में याद करें, मगर इन रिएक्शंस में ऑक्सोनियम आयन बन रहे हैं, वो क्या है वो आपने ज़रूर समझना है और याद करना है। दूसरा, ईथर्स ऑल्सो रिएक्ट विद हॉट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। याद आया फॉर्मूला? यस, दिस इज PCl5 react with diethyl ether like this। ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर प्रोड्यूस करता है C2H5Cl, 2 moles are there, and phosphorus oxychloride। अच्छा जी, ये 2 रिएक्शन सिर्फ हैं, इनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नेम और इनकी केमिकल इक्वेशन आप ज़रूर मेमोराइज़ करें। फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर आने तक प्लीज़ आप इन लेसन्स को अच्छी तरह समझें। और एक फ़ायदा जो आपके लिए हमेशा मौजूद है, दैट माई चैनल इज़ ऑलवेज देयर सर्विंग you in the absence of your routine college days. So these lectures are separately placed in a playlist, second year chemistry, where you will be finding them, and whenever you need them they are all time available for your help. Thank you very much. May God bless you. Just do work hard and score good in your exams. That's what I want. Thank you very much. God bless you. Khuda Hafiz.